अपने मर्जी का एडिट कराने के लिए 8 बजे चलने वाला प्ले 6 बजे तक भी रोक के रखा है कि नहीं ये नहीं होगा, या मेरे मर्जी के खिलाफ आप एक प्रोमो भी नहीं चला सकते, और वो इस बात को रिस्पेक्ट करते। वही घर हैं, वही सड़कें हैं, और सड़कों का हाल बुरा है, बहुत बुरा हाल है कराची की सड़कों का। अब आपको अच्छा गाड़ी का शॉट लेने के लिए भी एक स्मूथ सड़क चाहिए होती है, जो आपको कराची में नहीं मिलती। स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल, चाहे उसके अंदर मुझे आप शाहरुख खान ला दें, मैं नहीं करना चाहता। एक्चुअली टीवी का हीरो है ही स्क्रिप्ट राइटर। स्क्रिप्ट कमजोर है और आप उसके अंदर अच्छे एक्टर्स डाल दें, वो हो सकता है रेटिंग ले आए किसी वजह से, लेकिन वो अच्छा ड्रामा नहीं कहलाएगा। 2 पढ़े लिखे लोग उसकी तारीफ करते आपको नहीं मिलेंगे कभी भी नहीं। मैं इस तरह से चीख रहा था, मेरे साथ दोहराओ पुराना। और वो कोई बड़े साहब थे जिनके साथ गार्ड वार्ड भी आए थे, तो उनके गार्ड ने मेरे ऊपर गन तान ली थी कि भाई मेरे हमारे साहब से तमीज से बात करो। भाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो इस तरह की बदतमीजी कर भी नहीं। मेरे पॉडकास्ट पे आया हुआ है, वो बहुत तमीजदार है। अच्छा नहीं आया। ओह नो। सजल सब कुछ खाती है, बड़े शौक से खाती है। दिमाग भी खाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद अहमद अली भट्ट। पता है हम आपको एक्टर्स दिखाते रहते हैं, लेकिन एक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक फसाड होता है। एक्टर के पीछे जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के पीछे जो होता है वो होता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर के पीछे कोई नहीं होता। बेचारा कह ले कि यतीम एक तरह होता है, बिकॉज सबसे पहले सेट पे वो आता है, और जब सब घर चले जाते हैं एडिट पे भी वही बैठता है, और एंड में जब एक सुपरस्टार बाव डाउन कर रहा होता है, तालियां ले रहा होता है, तो वो बेचारा साइड पे खड़ा होकर सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। ख़वातीन हज़रात, आज के हमारे गेस्ट भी कुछ ऐसे ही हैं। ना तो इन्होंने कभी लाइमलाइट ली है, एक्टर इनके अंदर मौजूद है, थिएटर से बिलोंग करते हैं, कराची की पैदाइश है, बड़े से बड़े ड्रामे बना चुके हैं, वहाद से आज फड्डा भी इनका वायरल हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड हम्बल डायरेक्टर्स दैट यू विल कम अक्रॉस। इन्होंने आज तक मुझे कास्ट नहीं किया, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज ये जानते हैं कि मेरा बजट बहुत ज़्यादा होता है। प्लीज़ वेलकम सैफी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक आपने मुझे कास्ट क्यों नहीं किया? तुम इतने मसरूफ होते हो यार। बहुत ऐसा लगता है बहुत कमीना आंसर था ये कि तुम मतलब- इतने मसरूफ होते हो कि मतलब क्या मसरूफियत है? मैं अच्छा, बुर्ज खलीफा बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, बताएं। तुम सब बड़ी फिल्मों में नजर आते हो, जो कि 1.5-2 साल बाद एक फिल्म आती है, उसके बीच में मैं सो रहा होता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब इंशाल्लाह अब मैं तुम्हें भेजूंगा स्क्रिप्ट और देखता हूँ। शर्म के मारे ना लाल हो रहे हैं। अच्छा इसने मुझे पकड़ ही लिया। अच्छा नहीं, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं, मैं आपको पता है आपसे बड़े अरसे से मैं काम करना चाह रहा हूँ, मगर हाँ, आपने मुझे कभी पता लिफ्ट नहीं कराई। नहीं, इत्तेफाक ऐसा है, वरना जरूर है। अब इंशाल्लाह मैं जरूर नेक्स्ट शो होगा। भाईजान इन्होंने कहा है कि अभी मुझे कास्ट कर रहे हैं। ये वो कास्टिंग काउच वाला नहीं, कास्ट असल वाला कास्ट। मेरे पास आपको वैनिटी वैन नहीं मिलेगी। डन। मेरे पास बहुत ही लोकल सी शूट होती है यार कौन सी वैनिटी वैन में आपने मुझे कभी देखे? देखें, फिल्म की एक अलग होती है। हाँ। फिल्म के ऊपर अगर बड़े एक्टर्स की जो वैनिटी वैन आती है उसके अंदर मैं चुप करके बैठ जाता हूँ, ठीक है ना, वरना आपको पता है मेरी शूट के हालात देख के आज तक मुझे किसी ने फिल्म नहीं दी। नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, काम के लिए नहीं होता। अच्छा, ये आजकल आपकी वायरल एक वीडियो हुई वहाज को आप डांट रहे हैं, तो वो तो पता लग गया हमें पब्लिसिटी स्टंट था। पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, बिल्कुल वो असल में था। वो नहीं असल में नहीं था, वो सीन था, मेरी पहली एपिसोड का सीन था, किसी ENG वाले ने रिकॉर्ड किया, और जहाँ और उसने बहुत सी चीज़ें आउट की, उसको भी हमने निकाल दिया बंदे को, उसने ये भी आउट कर दिया। नहीं मगर वहाजिन तो फिर आपके साथ बदतमीजी कर रहा था बड़ा। नहीं वो सीन के अंदर कर रहा था ना सर। अच्छा वो आई वाज प्लेइंग अ डायरेक्टर, ही इज प्लेइंग एन एक्टर, और इट वाज अ सीन, और वो सीन भी लिखा हुआ सीन नहीं था। एक्चुअली जिनकी शादी उनकी शादी प्ले, इसके अंदर वहाज को एक एस्पायरिंग सिंगर बताया गया था। हमने कहा उससे इतना मजे की चीज़ नहीं निकलेगी, इसको ज़रा और, क्योंकि फर्स्ट 2 एपिसोड में ज़्यादा उसको फोकस था, तो हमने कहा इसको, वहाज भी केम अप विद दिस आइडिया, भाई इसको एक्टर करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम बैठ गए ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, तो फिर हमने कहा क्यों ना फिर एक्टर करें, तो फिर वो एक्टर करें जिसको लाइनें याद नहीं होती। एक ऐसे बहुत से एक्टर होते हैं जिसकी लाइनें याद नहीं होती। वहाज ने कभी अहद वफा के ज़माने में देखा था कि एक साहब, एक मेरा सीन था जिसके अंदर एक साहब आए थे जिनको लाइन नहीं याद हो रही थी, और मैं इस तरह से चीख रहा था, मेरे साथ दोहराओ पुराना। और वो कोई बड़े साहब थे,
जिनके साथ गार्ड भी आए थे, तो उनके गार्ड ने मेरे ऊपर गन तान ली थी कि भाई मेरे हमारे साहब से तमीज से बात करो। तो आज को वाकया याद था। आज ऐसा भाई इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैंने कहा भाई इसको वहां तक तो नहीं ले आते, इस तरह करते हैं कि मैं वो जिस तरह चीख रहा था, आपने वही कॉपी मारा, तो मैंने वो कॉपी मारा, वो इट बिकेम वायरल। अच्छा, मुझे ना बड़ी आई वाज एक्चुअली सरप्राइज के एक बहुत अरसे बाद इतना एक मज़ेदार सा टाइटल आया है, जिन। हाँ, वो जिन और सुपर नेचुरल, ऊपर से कॉमेडी भी है, ऊपर से लाइट हार्टेड भी है, हल्का सा ड्रामा भी है, और VFX इतने आला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अच्छा, आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि वहाज, क्योंकि अब मतलब बंदा होता है ना कि अब तो मैं सिर्फ एंग्री यंग मैन का रोल करूंगा, मतलब टू डू समथिंग। अच्छा मैं बताऊं तुम्हें, वहाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, उसको कोई शौक नहीं है एंग्री यंग मैन करने का। उसको ही बेचारा एंग्री है वो तो पिछले कुछ सालों में उसने इस तरह के कैरेक्टर्स किए जो सुपर हिट हो गए, लेकिन अब वो उससे बाहर निकलना चाहता है, वो कैरेक्टर्स ही करना चाहता है। अच्छा, और इंतहाई तमीज़दार बच्चा है, तुम जानते हो उसको अच्छी तरह से। वो इस तरह की बदतमीजी कर भी मेरे पॉडकास्ट पे आया हुआ है, वो बहुत तमीज़दार है। अच्छा नहीं आया। जी जी। तो क्या हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे, वो बड़ा घटिया इंसान है, और नहीं, मेरा मतलब बड़ा तमीज़दार है, और बड़ा क्रिएटिव, बड़ा फनी, बहुत मजे का बच्चा है। और मेरी उससे बट ही वांट्स टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। या ही इज, मतलब he wants to do only this, only characters. He wants only these kind of characters जो उसको अलग स्किन्स में घुसने का शौक है। उसको तो एक जगह फंसा दिया था एक खास तरह के ड्रामों में। लेकिन सर भाई, जितने डायरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग आप भी इसमें आते हैं, कि भाई एक हीरो को जब हम लोग उसके फॉर्मेट के लिए हो गया ना कि अच्छा ये सीरियस पड़ा करता है, हम लोग उसको अगले 10 प्लेस में वही चीज़ ऑफर करते हैं। यही मसला है ना, वो टाइप कास्ट से फंस जाते हैं। हाँ, और वही वो बात है कि नहीं जी, अब आप देख लें फिरोज। हाँ, फिरोज वही करता है, एंग्री वाला यंग मैन में ही है। हालांकि फिरोज की कॉमेडी अच्छी है, वो भी नहीं करता ट्राई। कॉमेडी की तरफ से हम भागते क्यों है इस तरह? और ये मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिन वो जिन जो आया है, मेन स्ट्रीम के ऊपर आपने बहुत बड़े अरसे बाद कोई लाइट हार्टेड प्ले देखने को आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा। ये मेरा आइडिया नहीं था, इट वॉज शमून अब्बासी आइडिया। शमून अब्बासी ये प्ले लेके आए थे हम टीवी में, और शमून अब्बासी करने जा रहे थे, सैयद नबील इसको लिख रहे थे। और जब इसकी एक एडिटिंग टीम बनती है हमारे पास, स्क्रिप्ट एडिटिंग टीम, उस टीम में मैं भी था, सायरा गुलाम नबी जो हमारी हेड हैं स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट की, वो थी, शमून खुद थे और नबील थे। तो मैंने इस प्ले को शुरू से इसकी स्क्रिप्ट एडिटिंग की थी। लेकिन फिर उसके बाद शमून अपनी किसी मसरूफियात की वजह से नहीं कर पाए, और फिर ये अली हसन करने वाले थे जो नमीम से मोहब्बत और फेरी टेल, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। समहाउ उनका भी कुछ इस तरह से हुआ कि उनको भी वो छोड़ना पड़ा प्रोजेक्ट। फिर साकिब खान करने वाले थे, फिर साकिब खान का कुछ ऐसे हुआ कि डेट्स डिले हो गई। वहाज साकिब खान लेके आए थे एक्चुअली, मैंने कास्ट नहीं किया था वहाज को, साकिब खान करने जा रहे थे। फिर साकिब खान भी जब हट गए तो पहले मुझे बड़ा एक इमोरल बात लगती थी कि शमून अब्बासी लेके आया और मैं घुस जाऊँ प्रोजेक्ट में, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। लेकिन जब 2 डायरेक्टर्स और करने जा रहे थे और फिर उन्होंने नहीं किया, तो क्योंकि ये स्क्रिप्ट मुझे शुरू से पसंद था, हाँ बिल्कुल, मैंने वो लिया ही, आइडिया इतना मजे का लगा था, इसीलिए मैं इसकी स्क्रिप्ट एडिटिंग टीम में रजामंद हुआ था जाने के लिए। और फिर पूरा स्क्रिप्ट मेरे सामने था, तो फिर मैंने ये उठा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो 8 एपिसोड चल गए हैं। बहुत बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं तमकनत का बड़ा फैन हूँ। हाँ, कमाल है, मेरा ख्याल है कि यार मतलब कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की एनर्जी है, एनर्जी भी बड़ी है, और जो एक्सप्रेशन, और वो भी उस बेचारी के साथ एग्जैक्टली वही होता है, वो टाइप कास्ट हो जाती है जो अहमद अली भट्ट के साथ होता है कि अच्छा एनू ते कॉमेडी च ले आओ ना जरा। बट मतलब जिब्रान हो गया, मतलब ये आपके इतने अच्छे एक्टर्स हैं जो कि इतने कैरेक्टर बेस्ड एक्टर्स हैं, और मुझे लगता है कि इनकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो वाकई कोई अच्छा डायरेक्टर ही होगा तो वो कहेगा कि शायद भाई मैं तेरे से ये काम करवाने लगूँ ना होगा। हम लोग क्यों वो साइकिल ब्रेक नहीं करते, और क्यों जाके लेट में पता लगता है अच्छा वो ये तो ये भी कर सकता था यार? इसकी वजह क्यों, तो ये होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसकी वजह
मैं ख्याल से शॉर्ट साइटेडनेस ही हो सकती है, और तो वजह दूसरी वजह समझ में नहीं आती मुझे। अगर आप देखें, आप जब भी कोई किरदार बनाते हैं और उसके अंदर आप कोई अचंभा देते हैं ऑडियंस को, यार ये बंदा ये कैरेक्टर कर रहा है, तो वो हमेशा, मैंने तो हमेशा देखा है, हिट ही होता है। अब आप देख लें एहतिशाम भाई को, देख लें, हाँ, काबली पुलाव, क्या मतलब क्या, मतलब बंदा सोच भी सकता था यार बिल्कुल श्याम भाई जो चाय की प्याली यूं यूं मतलब यार, मतलब किया, लोगों ने किया ना कि यार एहतिशाम ने, और थिएटर में तो और कमाल किया हुआ थिएटर तो अभी लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है। उसकी पिटारी में बहुत कुछ है अभी, एहतिशाम की पिटारी में भी बहुत कुछ है, लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए उसको। बात थोड़ी सी करते हैं, आप दोनों थिएटर में मुलाकात आप दोनों की हुई, श्याम भाई और आपकी, और कराची थिएटर में उस टाइम का क्या माहौल था? थिएटर में कैसे आना हुआ आपका? थिएटर में मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, नास्टर स्कूल, कराची का एक बहुत बड़ा स्कूल है। मैं वहाँ पे कोई 5-6 साल पढ़ा है मैंने। और हमारे टीचर, एज ए टीचर, इंग्लिश उर्दू क्या नहीं, मैं मैथमेटिक्स और जनरल साइंस पढ़ाता था। 8th क्लास को जनरल साइंस पढ़ाता था और 9th को मैथमेटिक्स पढ़ाता था। okay. और मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे जो हमारे उर्दू के टीचर थे, खुर्रम शफीक साहब, बड़े अच्छे मुसन्निफ, किताबें लिखते हैं। उन्होंने एक प्ले लिखा था खालिद अहमद साहब के लिए, थिएटर का प्ले, और वो जा रहे थे उनके पास। तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, और ट्यूशन भी पढ़ाता था डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में। अच्छा। खालिद साहब रहते थे उस ज़माने में मेन ख़याबान शाहीन पे। तो उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो। रास्ते में ऐसी बात कर रहे थे, कहने यार तुम इतना शायरी वायरी से लगाव है तुम्हें, तो तुम चलो मेरे साथ एक मरतबा खालिद साहब के पास। मैंने कहा चलो, मैं चला गया। इत्तेफाक देखें आपके, उसी दिन खालिद साहब के पास एक ऐसा मसला खड़ा हुआ था कि एक प्ले था, उनको मरी में करना था। एक सफदर हाशमी, एक बड़े मशहूर राइटर हैं इंडिया के, उनका एक प्ले था औरत, और उसके लिए जो मेन रावी का कैरेक्टर था वो खालिद साहब को करना था। खालिद साहब वो स्टक इन सम शूट इन कराची, और वो नहीं जा रहे थे, और ये मसला डिस्कस कर रहे थे। शीमा और खालिद उस वक्त परेशान थे। मैं और खुर्रम साहब दाखिल हुए, और उन्होंने कहा ये खालिद साहब ने कहा शायरी का शौक है खालिद साहब, कुछ सुनाओ। तो मैंने कुछ शायरी सुनाई। खालिद साहब तो कहने लगे बस ऐसा है कि कल आप पूरा दिन हमारे साथ होंगे, मैं रावी का कैरेक्टर आपसे कराऊंगा, मैं आपको स्क्रिप्ट आज दूंगा, आप उसे याद करके आएंगे, कल आप मेरे साथ होंगे, परसों ये प्ले मरी में है। अरे मैंने कहा और ये अभी नौकरी शौकरी चल रही सब चल रही है। मैं स्कूल से 2 दिन की छुट्टी पकड़ी, ये किया। उसी में इस्लामाबाद में शाम से मेरी, हम लोग कमरा शेयर कर रहे थे। ये बात है 96, 95 या 96। तो जब आप इस्लामाबाद गए वहाँ आपकी मुलाकात? जी, वहाँ पे हम लोग साथ, मैं और एहतिशाम की दोस्ती वहाँ से शुरू हुई थिएटर से। और फिर उसके बाद तो मतलब फिर मैं एक तहरीक निस्वा का, जैसे एहतिशाम हिस्सा थे, मैं भी हिस्सा बन गया। फिर मैंने बहुत, मगर उस टाइम पे आप पता है क्या, एक्टर हमारी तो हवाई रोजी होती है। अब एक बंदा टीचर भी है, जॉब भी कर रहा है, ट्यूशन भी पढ़ा रहे, मतलब सेट है जिंदगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कीड़ा एकदम और सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम से नहीं हुआ ये। मैंने कट पे नहीं आया, मैं डिसॉल्व पे आया हूँ। अच्छा, डिसॉल्व पे? मैं पहले ट्यूशन छोड़ा, few moments later बोला नहीं था ये। अच्छा ठीक है। मैंने ट्यूशन आस्ते आस्ते कम किए, रिहर्सल में जाने लगा। फिर एक बहुत बड़ा प्ले, एक बंगाली डायरेक्टर थे तहरीक निस्वा, शीमा खालिद के साथ काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत मिला। ओके। एक इंडिया के डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जर्मन डायरेक्टर्स के साथ काम किया। नाइस। ये आप बात करें अर्ली 2000s की? नहीं, ये लेट 90s। अच्छा, 96, 97, 98, 99 तक। हाँ, उस टाइम पे तो लाहौर में भी थिएटर फेस्टिवल्स हो रहे थे। मैं 10 साल तक रेगुलर गया हूँ रफ़ी पीर थिएटर फेस्टिवल में, 10 साल तक नॉन स्टॉप। कमाल फेस्टिवल, क्या मजा आता था वहाँ पे, क्या माहौल एक्चुअली थिएटर का माहौल लाहौर में था सर। वही कराची में तो कोई ऐसा माहौल नहीं था। कराची में तो हम 2 ही ग्रुप थे, एक कथा था, ये सानिया वाला, एक शीमा कर रही थी तहरीक। अदरवाइज कराची में कोई थिएटर का देर के लिए अजोका भी आया था, मगर वापस अजोका तो बस कुछ दिनों के लिए आया था। अजोका ने भी लाहौर में रंग जमाया था। बिल्कुल। तो वो तो हमने सारे प्लेज अजोका के रफ़ी पीर में देखे, बाहर के कितने प्लेज रफ़ी पीर में देखे। मतलब वो क्या कमाल एनर्जी थी। अल्लाह मियाँ फैज़ान को गरीक रहमत करे, फैज़ान सादान, इन लोग, इन दोनों इस साल करने लगे फिर से इंशाल्लाह, दुआ करें। अच्छा, प्लान हो रहा है कि अगले साल फिर से आए थिएटर फेस्टिवल, सर्दियों में आता है। हाँ, वो बड़े मजे की सर्दी। मेरी उस्मान अंकल से बात हो रही थी, कहते हैं यार हमने तो गवर्नमेंट को कहा है। अच्छा, तो पूरी कोशिश है कि इस साल फिर से लेके आए थिएटर फेस्टिवल। वाह यार, क्या मजा आता, मजा आएगा यार, क्या मजा है। मैं वैसे भी पहुंचूंगा, अगर मैं कभी होगा भी
तो मैं ना भी बुलाए तो भी पहुंचूंगा। नहीं नहीं, बसंत तो नहीं हो रही, थिएटर फेस्टिवल ही हो जाए, बड़ी गल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा मुझे बताएं ना, फिर आपने थिएटर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करनी शुरू की थिएटर के अंदर? थिएटर के अंदर मैंने ट्यूशन से छोड़ दी, ट्यूशन कम कर दिए, छोड़ नहीं सकती, थिएटर में पैसे कभी भी नहीं थे। हाँ वो तो नहीं। हमने 6 महीने रिहर्सल करके एक प्ले बनाया और हमें शायद 10,000 रुपये में मैंने पहला मोबाइल सोनी एरिक्सन उस पैसों से लिया था। क्या बात। 10,000 से जो 1,000 और एक थी रातें। सभी भाई फिर किस तरह खर्चा वगैरह वहां से हो रहा था? ट्यूशन वगैरह? ट्यूशन से हो रहा था, ट्यूशन बहुत अच्छे मिल जाते थे मुझे। हाँ, वो तो मैं अच्छा टीचर था। मगर थिएटर के साथ साथ एज एन एक्टर आप एस्टैब्लिश हो रहे थे, डायरेक्शन का भी कोई इसमें नहीं? उस वक्त तक जब थिएटर कर रहा था उस वक्त तो मुझे टेलीविजन में काम, मेरे जब तक बाल काले थे मुझे कोई काम नहीं रहता था। सिर्फ मेरीन जब्बार एक बेचारी थी, वो मुझे कोई बाल काले असल में ना वो थ्रेट समझते थे। अच्छा ये हीरो बनने आए, जहाँ बाल चिट्टे होगा भाई बाप आ गया, ले आ गया। वो तो बाल सफेद होते ही तो है, ऐसी भरमार हुई कैरेक्टर्स की। आप कहते यार पहले क्यों नहीं कर पहले क्यों नहीं कर रहा? सही बात है। अब लोग मुझसे पूछते हैं आप बाल काले क्यों नहीं करते, मैं कहता हूँ भाई काम बंद हो जाता है। हाँ सही बात है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि थिएटर के अंदर लिमिटेड स्कोप था, मगर फिर भी आपने कहा कि नहीं यार मैंने ये थिएटर करना है। एहतशाम भाई ने भी एग्जैक्टली कहा कि भाईजान हम लोग तो लगाव था, इश्क था, जुनून था कि बस वहाँ गए और पढ़ना पढ़ाना और ये वो सारा कुछ। टेलीविजन के अंदर कदम कैसे, एक्सीडेंटली था या वाकई ही प्लान था कि यार अब मैंने टेलीविजन नहीं जाना है? प्लान करके जो गए थे वो तो बहुत बुरी तरह से मुंह के बल गिरे थे। एक मरतबा अखबार में इश्तिहार आया, मोहम्मद टीपू सुल्तान एक प्ले बन रहा था। ये शाम एक अखबार की कटिंग लेके आए रिहर्सल में और मुझे साइड पे ले आया, कहा यार टीपू सुल्तान प्ले बन रहा है, चलते हैं ऑडिशन देते हैं। ऑडिशन की कॉल आई थी, अखबार में छोटी सी कटिंग थी। मैं और शाम पहुंच गए। लाइन तो सर अगर आपने पाकिस्तान टेलीविजन देखा हो तो लियाकत नेशनल के सामने तक, हाँ कराची वाला देखा हुआ, इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, 250-300 बंदा लाइन में। अच्छा ओपन कास्टिंग की कॉल? ओपन कास्टिंग की कॉल थी, अखबार में। अच्छा जी। हम पहुंच गए दोपहर में, कोई 2:30-3 बजे जाके नंबर आया और अल्लाह करीक रहमत करे कासिम जलाली साहब उसकी कास्टिंग कर रहे थे और उनके सामने एक पानों का ढेर था, क्योंकि ज़्यादातर लोग उनके लिए पान लेके आते थे। और वो एक टेबल के ऊपर बड़े में से बैठे और पान चूना लगाना पूरा था। और हाँ जी, हमने कहा हम लोगों को तो एक जगह हम जाएंगे और थिएटर की ट्रेनिंग है, हम तो लाइनें बोलेंगे और कहेंगे आ जाओ फलाना कैरेक्टर तुम्हारा। अच्छा शाम का ख्याल था कि मेरी मूछें ज़रा वो तावदार मूछें थी कि मैं टीपू सुल्तान बन सकता हूँ सिर्फ अपनी मूछों की वजह से। उन्होंने मुझे हिंदुओं में डाल दिया और एहतशाम को पता नहीं क्यों, उस जमाने एहतशाम की फ्रेंच बियर्ड थी तो उनको फ्रेंचियों में डाल दिया, फ्रेंच फौज में, और मैं हिंदू फौज में। मतलब एहतशाम भाई जरा टैन कम्प्लेक्शन वाले, उनको फ्रेंच में डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कासिम साहब की निगाह थी। उसके बाद हमको पीटीवी के पीछे एक बैकयार्ड में डंडे पकड़ा दिए गए। एक मास्टर याकूब साहब होते थे, बहुत पुराने डांसर भी थे और तबला नवाज भी थे। वो आए और उन्होंने हमको तलवारबाजी सिखाना शुरू की, सुबह से लेकर शाम तक 1 2 3, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 2 3 ये करते रहे। और फिर हमसे कहा गया कि अब आपकी घोड़ों की ट्रेनिंग होगी। सर उस दिन की दौड़े हम वापस, लाइव घोड़ों की ट्रेनिंग, लाइव घोड़ों की फौज जो घोड़ों पे दिखाते थे तो उसकी ट्रेनिंग हो गई। लेकिन फिर हम भाग गए, मैं ऐसे फौजी एक्स्ट्रा नहीं बनना, क्यों करना। तो फिर हमने उस जमाने में फोन, मेरे पास तो फोन भी नहीं था, शाम का नंबर दे के आए थे, शाम ने अपनी अम्मा से कह दिया था फोन आए तो मना कर दिएगा कि वो यहाँ रहता ही नहीं। वो बना था फिर ड्रामा टीपू सुल्तान? हाँ टीपू सुल्तान बना था, बिल्कुल। अच्छा वाह जी वाह, क्या बात है। फिर टेलीविजन में आपका पहला कदम किस तरह हुआ? मैं एक कर रहा था, खालिद साहब ने, फिर जब हम थिएटर ही कर, खालिद साहब को इस तरह के प्रोजेक्ट मिलते थे तो खालिद साहब को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें मैं फैसला उसका नाम था। वो उस जमाने में प्राइवेट टेलीविजन में पहला चैनल खुला इंडस विजन, और इंडस विजन पे वो बाद में चला। लेकिन वो जब तक हम बना रहे थे उस वक्त तक वो इंडस विजन भी नहीं बना था। तो हमने वो प्ले बनाया, उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर किया, निदा, सायरा काज़मी की बेटी निदा काज़मी, वो उसके अंदर मेरा यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था और निदा काज़मी उसके अंदर मेरी बेटी बनी थी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा एक प्ले बना रही हैं ज़ेबुन्निसा, उसमें अदनान सिद्दीकी के दोस्त का कैरेक्टर है और अच्छा कैरेक्टर है, ज़रा फ्रॉड किस्म का दोस्त है, उसको बहकाता है और मुझे लगता है वो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा चलो, वो मुझे सीधा उसने अपने घर ही बुला लिया डिफेंस में। तो मैं उनके घर चला गया।
राहत साहब मुझे थिएटर के बड़े हमारे रेगुलर प्लेस देखने आते थे, राहत साहब पहचान गए तो मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ गया सायरा पे कि अच्छा ये राहत भी जानते हैं इनको, तो अरे मैंने फलाना प्ले आपका देखा और आज आप मेरे घर में आ गए फलाना, तो वो बस वहाँ से वो कास्ट हो गया मैं। और ज़ेबुन्निसा वाज माय फर्स्ट टेलीविजन अपीयरेंस। वाह वाह वाह। बट यू एंजॉय एक्टिंग मोर या यू आर मोर कंफर्टेबल? आई एंजॉय एक्टिंग मोर, लेकिन अब आपको एक्टिंग अब मुझे अब जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने जो इज्जत मुझे डायरेक्शन में दे दी है, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है वो इज्जत लेने में। मैं वही सही भाई देखिए, आई पर्सनली थिंक कि हर डायरेक्टर को एक्टर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ना उससे एक आपका वेवलेंथ हो जाता है और एक आप सिंपैथेटिक हो जाते हैं एक्टर्स की तरफ से। बिल्कुल सही। उसी तरह मैं समझता हूँ कि हर एक्टर को डायरेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो समझता है ओह ये शॉट आप यहाँ से क्यों नहीं ले रहे? ये गलत है, कैमरा गलत रखा है, कैमरा गलत रखा हुआ है। बट टेकिंग कंट्रोल ऑफ होल प्रोडक्शन, और आपकी बड़ी एक अच्छी अब रिलेशनशिप हम टीवी के साथ है माशाल्लाह, इट्स बिन अ वेरी फ्रूटफुल क्या कहते हैं पार्टनरशिप ऑल्सो। अब वो लिबर्टी होती है कि यार नहीं मैं इस तरह नहीं करना चाहता, स्क्रिप्ट को ऑल्टर कर सकता हूँ, या फिर वो अभी तक होता है कि नहीं जी जो स्क्रिप्ट है उसी के ऊपर आप रहे हैं ऑल दैट। हम टीवी में ये लिबर्टी हर डायरेक्टर के पास है। हम टीवी में ये वाला, हम टीवी जब एमडी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैं काम करता हूँ मोहम्मद रोड प्रोडक्शन में, हम लोगों को कभी भी कोई भी कदर नहीं लगाई जाती, कम से कम सीनियर डायरेक्टर्स को तो नहीं लगाई जाती। और नए बच्चे आते हैं, जाहिर है उनको गाइड करने के लिए हम ही लोग कह रहे होते हैं, मतलब हमें ही दे दिया जाता है, वो हमारी असिस्टेंट रह चुके होते हैं पहले वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वैसे जितने भी है, अली हसन हैं, दानिश नवाज हैं, जो भी बड़े डायरेक्टर्स काम करते हैं, वो अपना पूरी से होती है। अच्छा से अब आप लोगों को है, मगर फिर रेटिंग जब आना शुरू हो जाती हैं 6वीं 7वीं एपिसोड के बाद 8वीं के बाद पता लगता है कि यार ये तो 22 एपिसोड का था, इसको 28 तक खींचना है। कभी भी नहीं किया था करते हैं सारे करते सर। हम मैं एक प्ले आप दिखा दे मेरा, नहीं, आपका नहीं मुझसे किसी ने कहा भी नहीं कभी क्या रे के एपिसोड बाद, कभी नहीं कहा। एक मरतबा मुझे मेमोना ने कहा था, वो भी 1 हफ्ते का फर्क आ रहा था और वो प्ले बहुत अच्छा जा रहा था और वो था ही बहुत कम एपिसोड्स का। दैट वाज तनमन नीलो नील। वो 10 एपिसोड का था। मेमोना ने कहा था सैफ 1 हफ्ता है मेरे पास वहाँ पे, नहीं इसको किसी तरह से, तो मेरे पास ऑलरेडी उसमें वो 70 मिनट का कंटेंट पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था मैं इसे काटूंगा कैसे। अच्छा, तनमन नीलो नील का बैकलैश भी बहुत आया था फिर। बैकलैश तो मतलब देखें इतना, एक तो वो मॉब लिंचिंग के ऊपर जब आई एपिसोड, और इतनी वो एक मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरती से वो दिखाया गया था, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके ऊपर आई थिंक हमारी एक और इंडस्ट्री में है सोनू, जो कि हाँ वो उन्होंने भी कहा कि जी मेरी कहानी थी। वो क्या केस क्या हुआ, मतलब वो वाकई उनकी कहानी थी ना उनकी कहानी थी ना, वो हमसे गलती हुई और बड़ा बेहतर ब्लेंडर हुआ है कि हमारे पास एक लड़का था। अब मुझे कभी पता, मैं सोनू डेंजर को बिल्कुल नहीं जानता था। हमारे पास एक लड़का था तहरीक निस्वा का रेगुलर एक्टर था, मेरे साथ बहुत प्लेस किए, इंडिया भी गया, बांग्लादेश गया। सोनू उसका नाम था। उसका अब एक डांसिंग ग्रुप है जो कराची में अक्सर जो आपके ड्रामों में डांस वांस हो रहे होते हैं, वो अपना ग्रुप लेके जाता है सोनू। हम उसको सोनू डेंजर बोलते थे। अब वो सोनू डेंजर कहीं से कोई लेके आया होगा, शायद उसी से लेके आया होगा जो लाहौर वाले सोनू डेंजर साहब, क्योंकि वो तो बड़ा पुराना है। एग्जैक्टली, हाँ, ये बात से मैं बिल्कुल नावाकिफ था। मैं उसी को सोनू डेंजर समझता था। और जब मैं और मुस्तफ़ा, हम लोग जब मैं मुस्तफ़ा को स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो हम लोग साथ, मतलब हर एपिसोड के बाद उसके ऊपर एक डिस्कशन करते हैं। तो मैंने कहा यार सोनू डेंजर तो मेरा कहते मसला तो नहीं होगा। मैंने कहा तो मेरा दोस्त है यार बच्चा, मतलब कभी मसले का सवाल ही नहीं हो, तो वैसे ही सहब भाई करते नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं उसी सोनू के बारे में, आप दूसरे को समझते, उसका अपना एक थिएटर ये डांसिंग ग्रुप है कराची में, और कराची के बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज उसकी खिदमत लेते हैं जब भी उनको कोई डांस परफॉर्म करना होता है। ये तो जब प्ले बन गया और उसके बाद ये जो उनका पहला इस तरह की शिकायत आई, तब मैंने पहली बार सोनू डेंजर साहब को देखा। मैं बड़ा कुएं का मेंढक आदमी हूँ, मैं नहीं ज़्यादा जानता, तो उसमें मेरा ब्लंडर था। लेकिन उसमें बिल्कुल भी उनकी तरफ ना इशारा था। कहानी बिल्कुल फिक्शनल थी, कोई उसके अंदर किसी की कहानी नहीं थी, सोनू की भी नहीं थी ना उन सोनू साहब की थी। वही ना, वो उस चीज़ को थोड़ा सा सोशल मीडिया ने भी वो करने की कोशिश की थी। लेकिन आपकी फिर बात हुई सोनू के से? नहीं, कभी भी नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, नहीं हुई ना उन्होंने कोई मुझसे रब्ता किया
और मेरा तो बनता ही नहीं था रब्ता करना। हाँ। अगर मुझे करते मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता और क्या कर सकता था। नहीं अच्छी बात है, आपने ये क्लेरिफाई तो किया हाँ। एटलीस्ट। कास्ट होती है, अक्सर होता है कि नहीं जी ये एक्टर अवेलेबल है, ये एक्टर अवेलेबल है, जल्दी से कोई चीज़ बना दो। अक्सर आपको होता है कि अभी आप भी जा रहे हैं, अच्छा ज़रा ये टेलीफिल्म तो करके वापस आना। बिल्कुल होता है। क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? क्योंकि हमारे यहाँ दो बल्कि 3 तरह की भी चीज़ें होती है कि यार एक्टर अवेलेबल है, जल्दी से कोई चीज़ बना दो, या ये स्क्रिप्ट अवेलेबल है, जल्दी से कुछ कर दो, या ये डायरेक्टर अवेलेबल है, डेट्स हैं, जल्दी से कुछ बना दो। आपके लिए प्रायोरिटाइज क्या होता है? स्क्रिप्ट सबसे पहले स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल, चाहे उसके अंदर मुझे आप शाहरुख खान ला दें, मैं नहीं करना चाहूँगा। स्क्रिप्ट ही सब, मुझे लगता है गेम ही सारा स्क्रिप्ट का है सर। एक्चुअली टीवी का हीरो है ही स्क्रिप्ट राइटर। अगर आप स्क्रिप्ट से ज़रा भी स्क्रिप्ट कमज़ोर है और आप उसके अंदर अच्छे एक्टर्स डाल दें, वो हो सकता है रेटिंग ले आए किसी वजह से, लेकिन वो अच्छा ड्रामा नहीं कहलाएगा। 2 पढ़े लिखे लोग उसकी तारीफ करते आपको नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो और मैं चाहता हूँ कि मेरी तारीफ, मेरे ड्रामा देखें भी पढ़े लिखे लोग और तारीफ भी वही करें। बाकी लोग अगर देखना चाहें तो उनकी मर्जी है। सर भाई देखिए, कोई तो रीज़न है ना कि हम लोग फिल्म में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन टेलीविज़न में हम इंडिया से बहुत आगे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हमारा ड्रामा माना जा रहा है, बिकॉज आई थिंक हमारी राइटिंग सबसे पहले आ रही है। बिल्कुल। मगर उस राइटिंग को अब एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक राइटर को आपने कमरे में बंद करके अगले 10 साल के लिए बुक कर दिया और भाई लिखो। क्रिएटिविटी आपको भी पता है यार, टाइम लगता है। हाँ, फोर्स तो नहीं होगी कि भैया मैं आपको कैसे भाई 3 ड्रामे 1 साल में बनाने हैं। नहीं सर, नहीं हो सकता। मुस्तफा अफरीदी 2 साल में एक स्क्रिप्ट लिखता है, लिटरली 2 साल में एक स्क्रिप्ट लिखता है। हाँ, तो वही जैसे मुझे अपने एंड्स मीट करने के लिए, वरना मैं सिर्फ मुस्तफा के साथ काम करूँ, हम लोग बड़े अच्छे कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मुझे अपने एंड्स मीट करने के लिए मुझे दूसरा काम करना पड़ता है। वरना उस स्पीड से मैं चलूंगा तो अच्छा डायरेक्शन जो है उसमें आपको हर चीज़ें अवेलेबल हो, अच्छा स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो, तो फिर आपको बहुत ऐसा क्रिएटिव, आपको बस बुनियादी तौर पे अदाकारी आनी चाहिए, फंडामेंटल आपको आना चाहिए, तो फिर आप कर लेते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज तो करके कोई बहुत प्रोजेक्ट दिमाग की दही है भाई। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जहाँ टाइम लगता है वहाँ फिर आपकी क्रिएटिविटी कहाँ तक होती है कि यार मैंने 1 साल में 1 प्ले करना है या 2 डायरेक्ट करने हैं, या आपका भी होता है कि नहीं यार चलो। नहीं, इससे ज़्यादा मैं तो एक ही वाला आदमी हूँ। बहुत से बहुत मैंने किए तो 1.5 किए हैं। नहीं, आपने संगे माँ जिस साल में वो आपने साल में 2 किए थे मेरे ख्याल है। जब संगे माँ भी आप कर रहे थे, संगे माँ के बाद फौरन आपने वो किया था। मैंने कभी भी 2 नहीं किए अहमद। 1 साल में 1 ही किया। पहली बार 2 मैंने अभी किए हैं, 1.5 ये जर्द पत्तों का बन, हाँ। और फिर ये तनमा नीलो नील 10 एपिसोड। अच्छा, साथ चल रहे थे। बस साथ नहीं, मतलब एक के बाद एक। एक साल में अगर मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं बस ये, इसके अलावा कभी आपको कोई 2 प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। मैं तो साल, मतलब मुश्किल है कि मैं कभी ऐसा कह सकूं कि मैं 2 साल में कोई एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं किया मैंने। संगे माँ के लिए आप लोग गए थे अप नॉर्थ? जी, संगे मरमर के लिए भी गए थे, संगे माँ के लिए भी गए थे। पूरी प्रोडक्शन ऊपर लेके जाना, मतलब मैं तो कहता हूँ चल अच्छी बात है, कराची से ज़रा निकलना चाहिए ज़रा, है ना। मगर एक टाइम पे लाहौर हब होता था, बिल्कुल, सिटकॉम्स हो रहे होते थे, ड्रामाज हो रहे होते थे। पिछले 10 साल से अब कराची आपका हब बना हुआ है एंड ऑल दैट। अब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शंस शिफ्ट आउट हो रही हैं कराची से। बिल्कुल, क्योंकि कराची भी ओवर एक्सपोज हो गया है ना। वही घर हैं, हाँ, वही सड़कें हैं, और सड़कों का हाल बुरा है, बहुत बुरा हाल है कराची की सड़कों का। हाँ, ये अब आपको अच्छा गाड़ी का शॉट लेने के लिए भी एक स्मूथ सड़क चाहिए होती है, जो आपको कराची में नहीं मिलती है। नहीं, अब तो सारा ग्रीन पे कर रहे हैं सड़कों का ड्राइविंग। हाँ, वो तो बहुत अच्छा जेंटलमैन में हमने बिल्कुल वो जो क्रोमा लगा के किया था यार, जीप वाले शॉट तो बहुत बड़े थे। मगर मैं ये भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपने प्रोडक्शन देखनी होती है, आपने ऑडियो देखनी होती है, बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन पे करना आसान होता है ऑल दैट। मगर डू यू थिंक कि वो प्रोडक्शन लाहौर वापस आएगी, ड्रामा वापस आएगा लाहौर? हम साइमल्टेनियसली भी ग्रो कर सकते हैं भाई। काशिफ निसार लाहौर में कर रहा है ना, काशिफ भाई तो उधर ही। आप 2 डायरेक्टर और बना दें बड़े वहाँ पर, जो वहीं काम करना चाहें, जैसे काशिफ भाई कर रहे हैं, तो कोई मतलब कोई मजायका नहीं है। हम तो लाहौर के, मैं अगर इस्लामाबाद में कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, मैं 4-6 एक्टर कम से कम लाहौर से बुलाता हूँ। अभी मेरा ख्याल है बड़े हमारे को 15-20 एक्टर इस्लामाबाद बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सब अभी इस्लामाबाद में है, सारे अभी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। इस्लामाबाद वालों ने बना लिया ना सर। हम जो गया है इस्लामाबाद, हम गया है, ग्रीन गया है,
अच्छा ग्रीन भी चला गया। ग्रीन तो शुरू में ही से हुआ है ना सर, वो तो कराची बाद में आए हैं। पहले उन्होंने इस्लामाबाद में प्रोडक्शन हाउस बनाया, वहां से किया। तो अब 2 प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पे, अब 2 और लाहौर में खड़े कर ले। लाहौर भी ड्रामे सर 100 से ऊपर ड्रामा बन रहा है मत सर, 100 से ऊपर ड्रामा हर साल बन रहा है। हम तो अब मसला है हमें एक्टर्स नहीं है, वही ये भी एक बड़ा मसला है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला जो हमें दरपेश है वो अदाकारों का है। मुझे तो फिर भी मिल जाते हैं जो नए डायरेक्टर्स हैं, बेचारे 6-6 महीने कास्टिंग के लिए बैठे रहते हैं। जाहिद आए हुए थे, जाहिद से मेरी बात हो रही थी, बड़ी एक मज़ेदार जाहिद ने बात की। उसने कहा यार मैंने 10 साल लगाए हैं अभी इंडस्ट्री में, मैंने ना शोहरत कमाई। कहते जब मेरा टाइम आया कि अब मैं पैसे अच्छे मांगूँ, ये करूँ एंड ऑल दैट, तो मुझे पता लगा कि यार हिट होने के बाद ना आपको काम लिमिटेड हो जाता है आपका, और कि अच्छा अब मेरे जो बजट के पैसे हैं उसमें 2 नए बच्चे आ जाएंगे। सही बात। तो कहते यार मैं तो हिट होके मैंने अपना नुकसान किया। एंड आई वाज लाइक यार ही इज राइट कि एक एक्टर 10 साल 15 साल लगा के इस्टेब्लिश हो रहा है कि अब मैं बिल्कुल 50 लाख मांगूंगा। तो जब वो बेचारा वहां तक पहुंचता है कहते ठहर यार ये 2 आ गए ने, 20-20 वाले आ गए। तो वैसे ही एक्टर के साथ ये डायलेमा है, मगर ये डायरेक्टर के साथ नहीं है। बिल्कुल है, डायरेक्टर लगा हुआ, डायरेक्टर कह रहा भाईजान मैं आपको बना के दे रहा हूँ, 2 नए आपको जायद खड़े कर दूंगा यहाँ। बिल्कुल ऐसे। तो दैट इज द डाउनफॉल ऑफ बीइंग फेमस ऑल्सो। आपको ये होता है कि अच्छा यार अब क्योंकि मैं 2 बैक टू बैक ड्रामे दे दिए, तो एक तो वो प्रेशर आ जाता है कि जैसे सैफी भाई का नया ड्रामा आ रहा है, हाँ ये प्रेशर, जैसे काशिफ भाई का भी यही होता है, ओ जी काशिफ भाई का आ रहा है। फिर वो एक अल्लाह माफ रमजान वाला उन्होंने किया था जिसमें वो उनका कसूर नहीं था यार, उनका नहीं है, मगर देखे ना फिर एक डायरेक्टर के ऊपर इसलिए आता है क्योंकि यू आर कैप्टन ऑफ द शिप। बिल्कुल सही। फिर आप ब्रांडिंग इतनी कर दी है कि अल्लाह माफ लोग भी हो गए थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। नहीं वो भी उनका कसूर नहीं था, काशिफ भाई का उसमें कोई कसूर नहीं है, मानता हूँ मैं नहीं है, मगर फिर चैनल को भी करना चाहिए था ना कि भाईजान देखिए कंटेंट है खुदा के वास्ते। अच्छा देखो मैं बताऊँ तुम्हें, इसके अंदर चैनल भी इतना कसूरवार नहीं है, इसमें कसूरवार है प्रोडक्शन हाउस। चलें प्रोडक्शन पे डाल देते हैं। अब पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं, कर तो दी हमने, लेकिन इट वाज अ 12 एपिसोड that Kashif brought, that Kashif was supposed to make for a channel outside Pakistan. चैनल को बड़ा अच्छा लगा, प्रोडक्शन हाउस को बड़ा अच्छा लगा। प्रोडक्शन हाउस में जो अरबाब इख्तियार है मिस्टर महेश वासवानी, उन्होंने कहा ये तो रमजान प्ले है पूरा। मैंने कहा जी 12 एपिसोड कैसे हो सकता है, इसके अंदर कुछ डालें, इसको बड़ा करें, 30 का कर दें। उन्होंने बेचारों ने कोशिश की, वो नहीं था बड़ा करने कुछ स्टोरीज नहीं होती वो नहीं होती। वो अगर 12 का होता तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता। और क्या अच्छा किया था हमजा ने, और क्या अच्छा किया था सजल ने। प्रोडक्शन इतनी आला थी, शूट इतना अच्छा था। मुझे हमजा जिम में मिला था और मुझे याद है सच में कहते मैं जी काशिफ भाई की प्ले की तैयारी करूं, मैं कहा यार ज़बरदस्त। और मुझे लगा कि अच्छा लाहौर में शूट हो रहा है, सज्जल भी यहाँ थी, ये वो सारा कुछ, मगर वो बेचारा 4वीं 5वीं के बाद जब आना शुरू हुआ, जब वो खींचना शुरू किया उन्होंने तो वही हुआ जो होता है। मुझे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिस तरह एक एक्टर की आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार फाइनल कट जो है वो मेरे पास होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसे चैनल्स को जानते हैं जो डायरेक्टर शूट कुछ करता है, एडिट कुछ करके वो लग गया होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी जानता हूँ उस चैनल। हाँ कि यार मैंने तो कुछ एडिट किया था, ये क्या हुआ है सर। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे मैंने अपने मर्जी का एडिट कराने के लिए 8 बजे चलने वाला प्ले 6 बजे तक भी रोक के रखा है कि नहीं ये नहीं होगा, या मेरे मर्जी के खिलाफ आप एक प्रोमो भी नहीं चला सकते। और वो इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी बात है, बिल्कुल करते हैं। और कभी भी कोई उल्टा होता है हमारे पास डायरेक्टर को हम फोन कर रहे होते हैं कि भाई एडिट तो आगे देख लो, डायरेक्टर दूसरी शूट पे चढ़ गया होता है। जो बाहर के डायरेक्टर्स हैं जो हम फ्रीलांसर्स लेते हैं, नहीं सही बात कह रहे हैं, तो वो खुद एडिट पे बैठने के लिए उनके पास वक्त नहीं होता। गेम तो सारी एडिटिंग की है सर। आप एक मतलब प्रोडक्शन के बाद आप एडिट पे आराम से यू कैन मेक और ब्रेक। ये चीज़ बड़ी हेल्प करती है। मैं एहतशाम भाई से भी किया था कि थिएटर की, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग थिएटर से हुई, एक्टिंग की तरफ आए,
और अब आप डायरेक्शन में है, तो एटलीस्ट आपको तीनों नॉर्म्स का पता है। बिल्कुल। लेकिन एडिट पे जब आप बैठते हैं तो एडिट के ऊपर आपकी पूरी सच्चाई सामने आ गई होती है कि यार अच्छा वो हुआ है, लाइन है कहती है, लाइट ही आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल आपको एक्सपोज कर देता है ना। बिल्कुल सही। कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक डायरेक्टर को एडिटिंग की अच्छा, उतनी तुम्हें नॉलेज। शायद ये बात हमने नहीं की, मैंने 6-7 साल सन 2000 में मैंने बतौर एडिटर ज्वाइन किया था। मैं नॉन लीनियर एडिटर था, बल्कि मैं उन एडिटर्स में से हूँ, कुछ उन चंद एडिटर्स में से जो लीनियर से नॉन लीनियर में स्विच किए। यार आप मौत के कुएं में गाड़ी भी चलाते थे। मैं सब मेरीन का शुरू का सारा काम मैंने एडिट किया हुआ है। ओए बख्तियार अहमद साहब का काम जब वो रिटायर होके पहली बार आए तो उन्होंने मेरे साथ किया। उसके बाद वो बहुत अरसे तक मेरा पूछते फिरते थे कि यार, मैं कहता मैं सर मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, मुझे क्यों घसीट रहे हैं। उसके मैंने डायरेक्टर बनने के बाद भी बख्तियार साहब का सीरियल किया है एडिटर। तो मैं और तो ये नॉन लीनियर आप करते थे? नॉन लीनियर सुल्ताना को मैंने ज्वाइन, सुल्तानापा को मैंने ज्वाइन ही बतौर एडिटर किया था 2000 में। तो 2005 में मैं डायरेक्टर बनाया उन्होंने। क्या बात है सर, इंट्रोडक्शन फिर से करवाते हैं। सैफी हसन एडिटर जी। सर ये तो ये अच्छा। और इस वक्त जो चीफ एडिटर्स हैं ना, जितने ग्रीन टीवी का चीफ एडिटर, एमडी प्रोडक्शन का मतलब हम टीवी का चीफ एडिटर, सब मेरे शागिर्द हैं। क्या बात, जो जमाने में जिनको मैंने पैचिंग सिखाई हुई है। वाह वाह। अब तो पैचिंग वैचिंग होती नहीं है, तो सब कुछ हाँ अब तो सर, अब तो AI अब तो वो आएगा तो पता नहीं क्या आए हो जाएगा। अभी मैं ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जो कि गाना यूं बना देते हैं ना। हाँ, जरा मौसीकी की तरफ भी आते हैं। जी। तो जितना अब इम्पोर्टेंट, बल्कि मैं बड़ा इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हम सफ़र के हिट होने में क्यूबी का गाना था। बिल्कुल। वो गाना जब हिट हुआ है तो लोगों ने वो ड्रामा देखना शुरू किया। बिल्कुल सही। 7वीं 8वीं एपिसोड मुझे याद है, फवाद ने मुझे कहा था कि यार वो, और मुझे याद है जब फवाद जा रहा था उस शूट के लिए, हम लोगों का इस्लामाबाद वगैरह में शो होता था, तो कहते यार मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ, ये बिल्कुल। हाँ। तो वो जिस तरह हर मेजर साउंड ट्रैक के पीछे वो जो गाना और वो हिट होगा तब जाके वो ड्रामा हिट होना शुरू हुआ है। जैसे आप ये हुमायूं का भी जो हुआ था तो मेरे पास तुम बिल्कुल मतलब, और हमारे पास एग्जांपल्स हैं। तो कितना अब वो एम्फेसिस हो रहा है कि यार अच्छा म्यूजिक जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। एम्फेसिस हो रहा है, लोग करते हैं इस बात का जिक्र, लेकिन वो असल में ये फॉर्मूला भी किसी के पास अभी तक है नहीं। नवीद नाशाद भी हमेशा मैं उससे कुछ ना कुछ एक बनवाता हूँ, या जितने भी बड़े बड़े हैं, वकार भाई हैं, बस एक कोई निकल आता है जो एक हिट हो जाता है। फॉर्मूला किसी, मुझे वो म्यूजिक के तुम्हें होगी, तुम म्यूजिक के घराने से हो, तुम म्यूजिक के नेपो किड हो, मुझे नहीं है समझ। लेकिन उसके बावजूद मुझे भी आज तक ये, मुझे पहली मर्तबा सुन के कभी मैं नहीं बता सकता कि यार ये तो सुपर हिट हो जाएगा। मगर एक आपको फील आ जाती है कि शायद मेरी स्टोरी के साथ ही जा रहे हैं, बस वो वही उतनी समझ एक डायरेक्टर को होनी चाहिए। फिर वो किस्मत है कि वो कैसा मेरे साथ, मेरे पास तुम निकल जाए या तू हम सफर था निकल जाए, ये किस्मत है। मगर आप जब आता है कि अच्छा यार इस स्टोरी के ऊपर मैंने कोई साउंड ट्रैक करना है या करना है, मतलब जिस तरह मतलब भाई इस स्टोरी के ऊपर ये मैंने कास्टिंग करनी है, वो आपको क्लियर होता है कि अच्छा यार ये एक्टर इसके लिए अच्छा होगा, ये उस तरह आपको क्लियर होता है कि यार अच्छा इस स्टोरी के लिए मुझे इस तरह का म्यूजिक चाहिए। मुझे नहीं आता था, मुझे आता नहीं, ये लोगों को होता है, मुझे इतनी समझ नहीं है इस बात की। तो मैं तो अटकल पच्चू पे चलता हूँ, ट्रायल एंड एरर, 2-3 लोगों से बनवाया और जो आता ये अच्छा है यार, ये बिल्कुल सही जा रहा है। कितनी वैसे आपकी कितनी से होती है कास्टिंग में? जैसे आपने बताया ना कि भाई वहाज अवेलेबल था जिनके लिए, तो मैं बाद में आया था। कास्टिंग में से बस मना, किसी को आपको बिल्कुल ही आउट ऑफ कैरेक्टर लगे तो ये होता है कि यार नहीं यार ये नहीं कर सकता। लेकिन आमतौर पर प्रोड्यूसर का ही एक्चुअली कॉल प्रोड्यूसर की होती है कास्टिंग, मेन बाकी तो सब मैं कास्ट करता हूं। जैसे मैं ऐदे वफा वाज अ बिग कास्ट। ऐदे वफा की कास्टिंग आसिफ गफूर साहब ने की थी। अच्छा। मुझसे पहले, मुस्तफ़ा से पहले वो वहाद से, उस्मान खालिद भट्ट से और अहमद अली अकबर से बात कर चुके थे। अहद रज़ा मीर को मोमना ने वहाँ पे उनसे इन करवाया था कि नहीं, अहद इस वक्त
सुपर हिट है, हाँ आहत को आप लेके आए हैं, गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय, हाँ। और वो सही मोमना की आंख थी वो, हम्म। और वो हिट हो गया। हाँ अब जब आप बड़ी कास्ट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं और एक अच्छी बात है उस टाइम पे ये सारे इतने हिट नहीं थे जितने आप हाँ सही बात है। तो उस टाइम पे कंट्रोल भी हो जाते हैं। हाँ मगर जब आप पता होता है कि अच्छा यार 4 से 5 ट्रैक्स चलेंगे और 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स होंगे एंड ऑल दैट, तो सेट के ऊपर फिर कंट्रोल कितना मतलब ज़रूरी होता है, बिकॉज हर बंदे के एक अपना ईगो चल रहा ego है, होता है। हर एक की अपनी लाइंस भी चल रही हैं, हर एक को स्क्रीन टाइम भी चाहिए और मेरी लाइनें ये हैं मेरे बल। सच बताऊं तो मुझे ये प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, सेट पे नहीं हुई? नहीं कभी अच्छी नहीं। बात है यार। अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे सफ़ेद बालों का लिहाज करते हैं लोग तो मुझे कभी भी ना, मुझसे आज तक किसी ने बदतमीजी की ना, मेरे पास कोई लेके आता है कि यार ये देखें उसके सीन ज़्यादा हैं, ये मेरे सीन कम है, कभी नहीं हुआ। मैं तो जिस तरह मैंने वाज को पहले दूसरा शूट था हमारा, और उस दिन मैंने वाज से कहा था कि यार वो सीन ऐसा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो सीन ऐद वफा का सीन था कि वो बहन आती है मिलने के लिए और इन लोगों के बच्चों की शिकायत गई है, बंक मारते हुए पकड़े गए थे, और वो बहन आती है और आके उसकी जूती से पिटाई करती है। तो वो जूती से पिटाई से भाई क्या कर रहे हैं आप, मैं कहा बेटा वो सीन में देखना है। और वो बाद में उसकी मतलब बहुत तारीफें हुई थी कि वो उसकी बहन ने आगे उसको जूतियों से मारा था उसको, गरीब घर का बच्चा था, उस दिन साथ सब कुछ बेच बाज के उसको यहाँ भेजा पढ़ने के लिए और वो लॉन्डो के साथ बंक मारा था। सही भाई, आपका वैसे जॉनरा क्या है? आप ड्रामा में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कॉमेडी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मेलो ड्रामा, मिस्ट्री, मतलब एक होता है ना जॉनरा होता है यार मुझे ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगता है, मतलब ये मुझे लगता है कि ऐसा ड्रामा जिसके अंदर कॉमेडी का एलिमेंट शामिल हो मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ। लाइट हार्टेड नहीं, लेकिन लाइट हार्टेड नहीं, उसमें अच्छे ड्रामेटिक मोमेंट्स होने चाहिए, वो ज़रूरी है। मुस्तफ़ा की स्क्रिप्ट में आप ये देखेंगे, आप ये खास बात होती है, आपको हंसाते रुला देता है। आई थिंक वही हमारा एक वो जो था ना, मतलब सिटकॉम तो हम लोगों ने अपना मार दिया है ऑलमोस्ट। हाँ, सारे बेचारे खत्म, सिवाय बुलबुल के सब मर गए। वो भी बेचारा, मैं क्या कहूँ, मगर देखिए मुझे लगता है कि कॉमेडी को वापस आना चाहिए। हम लोग सिर्फ फिल्मों तक लिमिटेड कर दिए। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, मगर जिस तरह ये जिन वाले को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि लाइट हार्टेड फिर से आया है। हाँ, सो आई थिंक फिर से कॉमेडी और अच्छा रिसीव हो रहा है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल वांट, क्योंकि जितना सीरियस आप न्यूज़ पे दे रहे हैं, ड्रामे भी उतनी सीरियस चल रहे हैं, रोना धोना वो चल रहा है एंड ऑल दैट। थोड़ी सी यंग एक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। नई पौध जो आ रही है आपकी, आपने इतने बड़े बड़े सारे एक्टर्स के साथ तो आपने मेन में काम किया हुआ है एंड ऑल दैट। यंग पौध के अंदर आप देख रहे हैं वो जो एस्थेटिक्स आपकी जनरेशन के पास थे? एस्थेटिक्स की कमी मुझे लगता है कि है, और मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि मिन हैसुल कौम हमारा ज़ौक़ थोड़ा सा ज़रा उसका लेवल नीचे आ गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि हमने लिटरेचर बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ, ये तो बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब 100%। हमारा बच्चा, आप उसको शेर कह दें एक यंग एक्टर को कि यार ये शेर पढ़ना है आपको, तो वो बेचारा सारी लाइनें भूल के शेर याद करने में लग जाता है। हम लोगों को शेर ऐसे याद होता था कि बस शेर सुना और आपको बस बाकी लाइनें याद होती थी, आपने रीडिंग होती थी, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ एक होता था। बिल्कुल सही बात है। वो अब बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम अपनी नई पौध में, बहुत ज़्यादा। मैं अक्सर देखता हूँ हम लोगों की मेजर कास्टिंग वगैरह भी जो हो रही होती है वो पॉपुलैरिटी की बेसिस पे ज़्यादा हो रही होती है। कितने मिलियन फॉलोअर्स सर, ये तो ज़रूरी है। 1 मिलियन से कम वाले को कास्ट नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत बुरी। डोंट यू थिंक ये फिर हम लोगों ने कर दिया, लेबल तो कर दिया ना कि यार थप्पा लगा दो, टैलेंट को बाद में देखेंगे, थप्पा लगा दो कि नंबर कितना है इसका, कितना बंदा। देखो इसके अंदर ना एक वो जो मुहावरा है ना, मशहूर हो गया है मुहावरा जब से शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वो बड़ा सादिक आता है। आपका जो डायरेक्टर, जो नया डायरेक्टर है, जो बहुत हैं, जब 125 प्लेस बन रहे हैं साल के, तो आपको 125 डायरेक्टर भी चाहिए। चलें एक दो भी कर लेगा तो भी 50-60 डायरेक्टर चाहिए। आप गिनने बैठे हैं, आपके पास 10 नाम आते हैं डायरेक्टर्स की, जो उनके नाम पे कास्ट आराम से मिल जाती है। हाँ, बाकी ये तो कर रहा है जी, तो नदीम बेग साहब कर रहे हैं, तो ठग से कास्ट हो जाएगी। इरशामुद्दीन कर रहे हैं, ठग से कास्ट हो जाएगी। सैफी साहब को भी मिली जाती है। लेकिन ये 10 ही नाम हैं। काशिफ निसार हैं, काशिफ भाई है ना, तो 10 के बाद 11वें आपके पास उंगलियां खत्म हो जाती हैं, बंदे खत्म हो जाते हैं, आप काउंट नहीं कर सकते। तो वो जो नहीं है उस अभी तक उस लेवल पे पहुंचे,
वो क्या करेंगे बेचारे, उनके पास तो वही प्रोड्यूसर जो कहेगा वही करना पड़ता है ना उनको, और आप फिर कॉम्प्रोमाइज भी करते हो। कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, वो उनका कसूर नहीं है। बस अभी भी अगर आप इस पॉडकास्ट के थ्रू कोई डायरेक्टर्स भी देख रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छा काम करें, तो भाई पढ़ना शुरू करें। अभी भी कोई देर नहीं हुई, किताबें अभी भी रद्दी में नहीं गई हैं, मिल जाती हैं। आप बात करें मेहनत की, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो नहीं होगा। मैं तो फेमस होने आया था। नहीं सर, टैलेंट से फेमस एक बात मैं जिंदगी का मेरा तजुर्बा है, और मैं सबको अपने बच्चों को बताता हूँ कि मैं को बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, मैं मेहनत की है, और मैंने देखा है दुनिया में भी कि टैलेंट से कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क आपको सक्सेस दिलाता है। बेशक बेशक। तो अगर आप कम टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, बड़े हार्ड वर्कर्स नहीं है। मैं एग्री करता हूँ सर। अवार्ड्स में बिलीव करते हैं आप? मिलता है तो खुशी होती है सीधी बात। वरना खैर है, वरना खैर है। बस ठीक है, बस यहीं जब नहीं मिलता तो मुझे को बहुत मतलब अफसोस नहीं होता, मैं दूसरे के लिए भी खुश होना जानता हूँ, लेकिन अगर मिलता है तो बहुत खुशी होती है। चलो अच्छी बात है। थोड़े से हमारे खट्टे मीठे सवाल होते हैं। वैसे आपकी तो नहीं लेट पेमेंट्स होती ना? नहीं, कभी भी नहीं हुई। मतलब होती भी है ना, तो आपको पता होता है कि यार आपने आज काम किया है तो फलाने प्रोडक्शन हाउस से तो अगले महीने कॉल आ जाएगी, लेकिन फलाना प्रोडक्शन हाउस से तो 2 महीने बाद कॉल आएगी। तो आपको इतना अपना रखना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही आजकल बड़ा टॉपिक फैला हुआ था, हमारे बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि सर मैंने आज तक किसी के पैसे नहीं। सर आप प्रोड्यूसर नहीं, आप तो डायरेक्टर हैं, आपने क्यों पैसे रोके हैं? नहीं, मैंने ये भी नहीं देखा है किसी के पैसे कभी ना मिले हो किसी को। बस वही है कि महीना नहीं, 2 महीना नहीं तो 3 महीना, इससे ऊपर तो कभी भी नहीं होता। ठीक। अच्छा, ये जो रेटिंग्स होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम हर ड्रामे को हिट कर देते हैं, ओ जी ओ असल कुछ और हो रहा होता है। कितना जरूरी होता है ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग करना? बस वो एक हाइप बनाने की वजह होती है, उसके बड़े बड़े उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं। आप शायद पता ही होगा तुम्हें तो, लेकिन आवाम को नहीं पता होगा कि वो जो नीचे फाइन प्रिंट पे लिखा होता है ना, एफ का मतलब है फीमेल व्यूअरशिप 18 से 35। वो अपनी मर्जी का जिस थोड़े से स्लॉट में वो लगाते हैं फिल्टर्स, अच्छा इसमें टॉप किया है आपने, तो बस वो वाला रेटिंग लगा के नीचे फाइन प्रिंट में लिख देते। झूठ वो भी नहीं बोलते, सच बोल रहे होते हैं, लेकिन वो एक पतला सा छोटा सा लिखा होता है नीचे। चलो अच्छी बात और वो एक हाइप क्रिएट करने की है, बस सही। अच्छा, हमारे देखें ना, सोशल मीडिया की वजह से आपका अब हमारी ऑलमोस्ट ड्रामे की, बल्कि मैं कहूँगा 60% व्यूअरशिप यूट्यूब पे इंडियन आ रही है। बिल्कुल सही बात। फॉरेन आ रही है, ठीक है ना, जो हमारा, क्योंकि हमारे पास तो एक सर्टेन नंबर्स ऑफ अकाउंट्स हैं। हाँ। आपकी मेजर व्यूअरशिप जो है वो बाहर से आ रही है। बिल्कुल। और जितना आप कंटेंट वहाँ से नंबर्स ले रहा है, और वो सारा कुछ, आपको लग रहा है कि कल को इन द नियर फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा यार यूट्यूब का अलग शेयर होना चाहिए, यहाँ का अलग शेयर होना चाहिए? क्योंकि आप देखिए एक एक्टर को तो आप लिमिटेड से पैसे दे के अपने साइड पे कर दिया। हाँ, ये रॉयल्टीज तो नहीं हमारे पास। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये होना चाहिए। मुझे लगता है होंगे या नहीं होंगे, कोशिश तो चैनल है, लेकिन अब मतलब ना जैसे जैसे अगर ये शेयर बढ़ता गया, यूट्यूब वाला शेयर बढ़ता गया, तो और चैनल का अपना शेयर कम हो गया। जैसे मैंने बहुत से मजहर मुइन साहब हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ, वो काम ही नहीं कर रहे किसी के लिए, वो अपने ड्रामे बनाते हैं, वो कहते हैं हैप्पी, उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको कहते हैं जितने पैसे वैसे कमाता था उससे पैसे मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ। तो ये मॉडल भी अभी थोड़ा कम है। आई थिंक वही ना, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ एहसास होना शुरू हुई, जैसे म्यूजिक से मिडिल मैन हट चुका है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब आप डायरेक्ट हो गए। बिल्कुल उसी तरह आई थिंक सूनर और लेटर इस चीज़ को करना पड़ेगा कि अभी देखिए चैनल्स के पास है कि भाई हमारी पास व्यूअरशिप है। बिल्कुल। वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर होगा, अल्टीमेटली होगा। खट्टे मीठे सवाल है हमारे, इरशाद। ठीक है जी। सबसे पहले मुझे बताएं कि एहतशाम भाई की सबसे गंदी आदत क्या है? ये चाय का कप। एहतशाम भाई की सबसे गंदी आदत, एहतशाम एक ही बतानी चले एक ही बता दे आज एक ही बता दे।
कि यार ये आदत बदले अपनी। है ना। एचाम जिद्दी आदमी है, अच्छा। जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, ओह। स्टबर्न है, मतलब कुछ सोच लेता है ना, फिर आप उसको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो वो इश्तिहार पे सही किया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल सही था। ओहो, अच्छा जी, जिद्दी कम होना चाहिए, जिद्दी हाँ। राठौर। अच्छा, ओके। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं करूँगा, हम्म। मैं रिग्रेशन नहीं फैलाना चाहता जो माशरे में। हाँ। जरा प्रोग्रेसिव कंटेंट पे बिलीव करता हूँ, वो ओह, मैं ओके। रिग्रेशन के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। वेरी गुड। एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। अरे, लाइट कॉमेडी, मजेदार। हाँ, मुझे हाँ, बिल्कुल। वेरी नाइस। एक अपना बुरा डिसीजन जो आए, ये मैंने बुरा किया। मैं अपने बुरे डिसीजन को भी ओन करता हूँ, मैं उसको उस पे मतलब आई डोंट बीट अबाउट द बुश। ठीक है, आई एम हैप्पी, अगर हो गया तो कोई बात नहीं, और वो क्या तजुर्बा था? था वो। लास्ट कौन सा था कि ओहो यार, अच्छा चलो मिसफायर हो गया? मिसफायर हो गया। कोई गलत कास्टिंग तो नहीं होगी थी? गलत कास्टिंग भी, अब मैं कैसे बताऊं, रहने दो ना, कोई बस सही चले उतना ही डाल दो, सही। एक्सक्यूज मी कहते हैं आप, हाँ, एक्सक्यूज मी। चलें जी। एक अपना प्ले जो मैं रीडू करना चाहूंगा। जो मैं रीडू करना हाँ, चाहूंगा। कि यार उस टाइम पे कुछ और माहौल था, अब मैं इसको हाँ, रीडू करना चाहूंगा। मैं बड़ी आपा को शायद रीडू कर सकता हूँ। बड़ी आपा एक मेरा प्ले था, हाँ बड़ा हाँ, हाँ, बहुत बड़ा याद अच्छा है, किया बड़ा था। पुराना था। लेकिन उसके अंदर मुझे, अब मैं कुछ अर्से पहले देख रहा था तो काफ़ी मुझे लगा कि परफॉर्मेंस की कुछ, अच्छा, बेहतर। हाँ, बेहतर कर सकता था। आ, एक एक्टर जिसको मैं कास्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत से एक्टर्स को कास्ट करना चाहता हूँ, अहमद अली भाई उसमें से एक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक लाइन अपनी ड्रामे की जो आज तक दिल को याद है, क्या हाय हाय हाय, क्या लाइन थी? फेवरेट लाइन नहीं होती ड्रामे की? हाँ, हाँ। मुश्किल है, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा टाइम दो तो शायद मुझे यार वो लाइन बड़ी अच्छी थी, मुझे वो लाइन याद नहीं है। वो चलिए, किसने बोली थी? अलिफ ड्रामा था, मैंने बोली थी। अच्छा। मैंने बोली थी। हाँ, उमैर अहमद की लाइन थी। हम्म। और उसको बहुत बड़े बड़ी शोहरत मिली उसकी, वो रीलें बड़ी बनी, मेरी और सजल का एक हाँ। कॉन्वर्सेशन था, उसकी बड़ी रील्स बनी कि जो नहीं मुझे याद। चलें, खैर हाँ, है। ठीक। अच्छा, एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। मुझे लगता है अगला, मुझे कभी नहीं लगता कि अगला झूठ बोल रहा है। हम्म। मुझे लगता है कि हाँ, जो कह रहा है वो यही कह रहा हो, बेचारा। हाय हाय। और बहुत सी बर्ताव में इससे धोखा होता है, मुझे लगता है यार क्या बकवास बात है। ये बहुत बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सुधरता नहीं हूँ, मैं फिर भरोसा कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे राइटर्स को किस चीज़ की अशद ज़रूरत है? पढ़ने की, हम्म। पढ़ने की बहुत जरूरत है। पढ़े लिखे बंदे चाहिए होते हैं, वो लिखे लिखे ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे कम है। मतलब मैं मेजर बड़े वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो भी नया आता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जितनी टंकी भरेगी और ऊपर से ओवरफ्लो होगा, वो साफ पानी होगा। छोटे सा वो टैंक भरा हुआ होगा और नीचे नलके से निकालोगे तो पहले कचरा ही आता है। हाँ, ये तो है, ये तो है। अच्छा जी, हमारे चैनल्स को एक हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारे चैनल्स को रेटिंग के पीछे नहीं भागना चाहिए, और हमें रेटिंग का प्रेशर नहीं देना चाहिए। आए, सारी चीज़ ही उसी पे आती है। है, लेकिन वही बात है, वो उनकी अरबों रुपए की दुकानें हैं भाई। हाँ, अरबों रुपए लगा के उन्होंने एक दुकान खोली है, वो कैसे वो सौदा रख लें जो बिकते ही ना। बात वही आती है ना। वो आप पता है, 4-5 एपिसोड्स होती हैं, उसके बाद आपको पता लग जाता है, हाँ, ओहो ये क्या हो रहा हाँ, है। तो बिल्कुल पुट्ठा ऐसे, पै गया बिल्कुल है। ऐसे। कभी अपनी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अफसोस हुआ कि यार ये गलत कास्टिंग होगी? ये ना बताएं कौन, मगर कि "अय यार ये गलत कास्टिंग हो गई"? मेरे किसी प्रोजेक्ट पे गलत कास्टिंग कभी हुआ भी है ना, मैं नाम नहीं लेता, तो मैंने चेंज कर दिया है। हाँ, संगे मरमर में हुआ था मेरे साथ, अल्लाह ने ऐसा मुझे बचाया। एक बड़ा मेजर कैरेक्टर था जो बाद में जिसने किया उसका नाम ले सकता हूँ, कैफ गजनवी किया। कैफ गजनवी का संगे मरमर एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, जी। बड़ा। उसके अंदर एक खातून उन्होंने कास्ट की, और वो उनकी पठान लुक्स की वजह से कास्ट की, और उन्होंने एक फिल्म में काम किया हुआ था, और उस फिल्म में मैंने देखा तो छोटा सा कैरेक्टर था लेकिन मुनासिब किया हुआ था, तो मैंने उनको कास्ट कर लिया। दुबई से वो खातून आ गई,
और उन्होंने एक दिन मेरे साथ काम किया। उनका उस घर में एक ही दिन का काम था जो उस वक्त मैं कर रहा था, और फिर 1 महीने बाद उनका दूसरे घर में जो उनका मेजर काम था उस घर में था। वो 1 दिन का काम कर गई। मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि पता नहीं यार ये अभी नहीं कर पा रही, या एक सीन में हो सकता है मैं इनको थोड़ा ट्रेन करूँगा, थोड़ा कर जाएंगे। फिर भी मैंने ना उसको एक मास्टर उनके बिल्कुल पीछे से लिया, उनको पूरा दुपट्टा पहना, और मैंने कहा इनको वो दुपट्टा पहनाना जो हमारा हो। सर वो कपड़े तो हमारे, मैंने कहा नहीं, जो हमारा हम रख सकें, वो लेकर ना जाए। और वो मैंने कर लिया, पर अल्लाह मैंने उस वक्त ऊपर आपने कर लिया। और फिर उसके बाद उसके अंदर सारी कांच थी। उन खातून को पीछे खड़ा करके मैंने वो शॉट लिया था, और फिर बाद में मैंने कैफ से रिक्वेस्ट की, कैफ आ भी गई होकर भी दिया। कभी किसी एक्टर से इंटिमिडेट हुआ कि यार बड़ा एक्टर आ गया, नुमान इजाज या हाँ, अच्छा अब इसको नुमान वैसे ही इंटिमिडेट कर देता है। नूमी भाई तो आप पता बदमाश हैं, सेट पे आते साथ ही बाकायदा। लेकिन वैसे मेरी आमतौर पे मैंने अभी तक जो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है वो सारे बड़े अच्छे लोग थे। जो स्टार्स हैं वो कभी उनके अंदर मुझे कोई ऐसी चीज नहीं। आतिफ असलम था, इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है, मतलब आपके साथ आतिफ बहुत हम्बल है, बहुत है। वहाँ मगर आप देखें आतिफ ने पहली दफा एक्टिंग की, वो एक वो तो होता है ना कि अच्छा यार अब मैं अगेन हार्ड वर्कर, सारी रात वो लाइनें याद करता रहा। वो इतनी मुश्किल लाइनें थी, मुस्तफ़ा ने जो लिखी थी वो हैमलेट की लाइनें थी, मतलब वो, और वो उसको सब याद होती। और फिर वो एक्सेंट भी करना, एक्सेंट तो मैंने मना किया था। अच्छा, एक्सेंट से क्या हो रहा था कि वो जो लाइन की सीरियसनेस थी ना वो जा रही थी, तो मुझे नहीं चाहिए था कि वो सीरियसनेस जाए, तो मैंने उसको बिल्कुल फ्लैट रखवाया था। मैंने कहा नहीं रखवाया, जिसका मैं कोई रीजन नहीं दे सका ड्रामे में क्यों ये एक्सेंट नहीं बोलता। लेकिन फिर बाकी सब कोई मैंने बहुत कम एक्सेंट रखवाया था। अगर आप देखें हमें याद है क्योंकि उसमें वैसे उसमें इतनी मजेदार कास्ट थी। आपके साथ कुबरा थी, आपके साथ हानिया थी, उसमें नुमान का बेटा था, नेपो बेबी खैर मैं भी नेपो बेबी हूँ, सारे ही है। अच्छा, ये कुछ लोग आपके घर आ रहे हैं, आपने जल्दी इनको कुछ खिलाना है, ठीक है ना, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। जैसे सुल्ताना आपा आई हैं, क्या खिलाएंगे उनको? सुल्ताना आपा के लिए मैं खुद बनाना है मुझे? नहीं बाजार से भी मंगवा सकते। अच्छा, बाजार से मंगवा सकते। सुल्ताना आपा के लिए तो मैं पिज्जा मंगा लूँगा। अबे देखो, इसने हमारे लिए पिज्जा मंगवाया वल्लाह। अच्छा, दुरैद साहब के लिए? दुरैद कुछ भी खा लेगा, वो मलंग आदमी। आज को तो डाइटिंग कर रहे हैं, स्लिम स्लिम। मोमना भी मलंग आदमी है। मोमना वैसे वो भी जरा वैसे परहेजी खाना खाती है, तो उसको कुछ गोश्त का सीजर सैलेड या नहीं, सैलेड नहीं, वो बोटियां ये मलाई बोटी टाइप की चीज़, ग्रिल बारबेक्यू ग्रिल्ड। हाँ, वहाज के लिए भी कुछ बारबेक्यू ग्रिल, वो भी इस तरह ही खाना खाता है। सजल सब कुछ खाती है, बड़े शौक से खाती है। दिमाग भी खाती है। कुबरा अंग्रेजी खाना उसको जरा चाहिए। बर्गर बच्ची है, ठीक है। मैविश हमारे घर की मैविश को हमारे यहाँ होती है, उसको हम तो कहते हैं आलू भरी रोटी। वो एक पराठा, आलू का पराठा, वो बड़ा पसंद है तो मैविश को। तो और आतिफ के लिए मैंने जब भी दावत की है तो उसके लिए बाकायदा फिर एक इंतजाम होता है। आतिफ को लोकल घर के खाने पसंद है। तो हमारे चुरई का गोश्त बनता है, जो सालन होता है बकरे के गोश्त का, कोयले का बघार लगा हुआ, वो उसको बड़ा पसंद है। और नुमान इजाज साहब खाने के ज़्यादा शौकीन नहीं। उनको कुछ भी खाना दे दो, उसके अंदर बहुत सारी हरी मिर्चें डाल दो। नुमान का ये हैक बड़ा अच्छा हैक है। अच्छा, वो कहते हैं बहुत सारी हरी मिर्चें डाल दो, सब अच्छा लगता है। मिर्चें हो गई तो मिर्चें वापस। वाह, क्या बात है साहब भाई। एंड लास्ट सर्टनली नॉट लीस्ट, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? क्या करना चाहते हैं आप? ड्रीम प्रोजेक्ट संगे माह अब हो जाए, संगे मरमर हो गया, संगे माह हो गया। अब एक तीसरा, एक्चुअली हमने एक ट्रिलॉजी सोची थी, तीसरा प्रोजेक्ट संगे स्याह, जो इन तीनों से बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है। वो अब मैं चाहता हूँ हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, ट्रिलॉजी वो हमने अनाउंस किया था कि हम ट्रिलॉजी करेंगे, संगे मरमर, संगे माह, संगे स्याह। अब वक्त है कि वो हो जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं
मजीद बूढ़ा हो जाऊँ। नहीं अभी वो तो बालों का है, अभी काले करें उसके बाद देखिए क्या सीन होता है। 56 साल का होने वाला हूँ सर माशाल्लाह, अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए। हिम्मत की बात है, वही है। नहीं मैं करना चाह रहे तो क्यों नहीं कर रहे? लिख नहीं रहा मुस्तफ़ा, तो अभी फोन करें, चुकवा लेते हैं। वो बस वो मुस्तफ़ा को भी अब दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया है। अभी उन्होंने खान किया जो इत्साम कर रहे हैं। सर खान का कल लॉन्च था, यहाँ सुना है। नहीं खान का या शेर का था? शेर का था। अच्छा वो खान और शेर। खान का टीजर हम देखेंगे हम टीवी के उसकी फर्स्ट लुक उस पे आ रही है, हम टीवी अवार्ड्स पे किया जाएगा। वेरी नाइस। 2 साल तक उन्होंने वो खान लिखा है। वेरी नाइस। अब वो एक दूसरा प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, वही मुझे ही करना है। और खान में कौन कौन है? खान में मेन कास्ट तो बिलाल अशरफ और माया अली हैं। इसके अलावा बहुत से लोग, जावेद शेख साहब हैं, आपका मदिया की बहन परियाल गौहर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है। ठीक है। और वो नेटफ्लिक्स वाला ड्रामा क्या हो रहा है, आ रहा है कि नहीं? वो सर बन गया। वो अभी बीच में जो हालात ऐसे हो गए क्योंकि बहुत सी जो हमारी ऑडियंस है वो नेटफ्लिक्स की ऑडियंस बराबर वाले मुल्क में, तो इंडिया में कह सकते हैं यार, इंडिया कह सकते हैं। अच्छा। मतलब कोई तो हाँ, तो इंडिया में तो मेरा ख्याल है उस वजह से प्रोजेक्ट तैयार है, मतलब कभी भी वो लोग चला सकते हैं इंशाल्लाह। अब उनके मतलब बॉल अब नेटफ्लिक्स के कोर्ट में। चलें अल्लाह खैर इंशाल्लाह। सर सही भाई, आपको पता है मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बड़ा आपके काम को फॉलो भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह मजाक की अपनी बात है, लेकिन आई वुड लव टू वर्क विद यू इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इसी तरह इज़्ज़त दे, इसी तरह अरूज अता फरमाए। जितनी आप मेहनत करते हैं और जितना आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, प्यार मोहब्बत, अल्लाह आपको बेहतर दोस्त दे एहतिशाम से। नहीं लेकिन एहतिशाम भाई भी कमाल है यार। मगर अल्लाह आप दोनों की जोड़ी इस तरह सलाम रखे यार, आप इस तरह खुश रहें और बेहतर। मैं तो कहूँगा अपनी ये जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये ज़रूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और आई वुड लव टू सी यू डायरेक्ट अ फिल्म, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और लाइक किया करें, शेयर किया करें, इसी से हमारा चैनल चलता है। और अगर हो सके तो दोस्तों को स्प्रेड किया करें। देखो ये देखो। सही भाई, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, अल्लाह हाफिज़।